ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वाला। कैसे हैं आप सब? आप देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, लेसन नंबर 1 क्लास 11 फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम। ओके, हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज मोटिवेट अस सो दैट विल एबल टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। ओके, सो ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। सो टुडे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टाइम से हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, early human shelter, that is the pattern of residence of early humans, the habit of making tools। ठीक है, तो अब सबसे पहला टॉपिक हमारा है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। सबसे पहले देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है। Some of the features or developments in the anatomy of the early human beings favored or shaped them to become modern human beings. These developments are together called positive feedback mechanism। समझ रहे हैं आप? इसमें क्या है, जो early humans में anatomical changes आ रहे हैं, जो उसमें development हो रही है to and they are ट्रांसफॉर्मिंग into a modern human beings। तो जो ये डेवलपमेंट आ रही है किसके थ्रू? एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पूरा जो डेवलपमेंट हो रही है उसको क्या बोला गया है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मैं आपको ना अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी है क्या, इसलिए ठीक है, किस तरह से एक एनाटॉमिकल डिफरेंसेस आ रहे हैं और कैसे एक ह्यूमन क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और वो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही है उसको एक पूरा एक साइकिल दिया हुआ है, एक मैकेनिज्म नाम दिया हुआ है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए आप इधर देख सकते हैं, एक बार मैं जस्ट इस पिक्चर की तरफ देखिए, देखो फिर मैं इसको वन बाय वन सारी चीजें आपको समझाऊंगी। देखो, हैंड्स फ्रीड फॉर यूजिंग टूल्स एंड कैरिंग इनफिट ऑब्जेक्ट्स, अपराइट वॉकिंग। एक बार जस्ट इसके नेम देखिए, फिर से हम इस पे आएंगे। ठीक है, इस पिक्चर पे विजुअल सर्विलियंस, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वाइल फॉर्जिंग एंड हंटिंग, इंक्रीज इन द साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन एंड टूल मेकिंग। ठीक है, ये एरोज क्या है आप देख सकते हैं, द एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉक्स इंडिकेट द इन्फ्लुएंसेस दैट शेप द पर्टिकुलर डेवलपमेंट, और एरोज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द बॉक्स इंडिकेट हाउ डेवलपमेंट्स मेंशन्ड इन द बॉक्स इन्फ्लुएंस द अदर प्रोसेस। अब मैं दोबारा आऊंगी इस पे, जस्ट हमने एक बार रिकॉल किया कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले बायपेडलिज्म। ठीक है, क्या है बायपेडलिज्म? क्या होता है बायपेडलिज्म? बायपेडलिज्म होता है कि हम जब अपने टू लेग्स के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बायपेडलिज्म। ठीक है, और क्वाड्रुपेड्स कौन होता है? जो फोर लिम्स पे चलेंगे, दोनों हाथ और दोनों पैर। ठीक है, दो उस पे हम क्वाड्रुपेड्स बोलते हैं। उसे बायपेडलिज्म मतलब दोनों लेग्स पे। अब देखो बायपेडलिज्म में ये हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म समझ रहे हैं। अब हेल्प टू यूज लेस एनर्जी फॉर हंटिंग, कैरिंग इन्फेंट्स एंड मेकिंग टूल्स। जब वो बायपेडलिज्म जब उन्होंने यूज किया, मीन्स जब वो दो पैरों पे चले, तो उनके ये दोनों हाथ जो थे वो फ्री हो गए थे, जिसकी वजह से उनको कम एनर्जी लगती थी हंटिंग करने के लिए, अपने इन्फेंट्स को उठा पाते थे टूल्स बनाने के लिए। हैंड्स यूज मोर एंड मोर, जिसकी वजह से हाथों का इस्तेमाल बढ़ता ही बढ़ता गया। अपराइट वॉकिंग बिकम एफिशिएंट, और जब ये हैंड्स को ऐसे यूज करने लग गए इन सब कामों के लिए, तो क्या हो गया, अपराइट पोस्चर लगातार यूज में आने लग गया और वो धीरे धीरे एफिशिएंट हो गया। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, लेस एनर्जी कंज्यूम वाइल वॉकिंग। जब भी बायपेडलिज्म जब वो यूज करते हैं, जब वॉक करते हैं तो लेस एनर्जी यूज होती है। ठीक है, लेस एनर्जी यूज होती है। मोर एनर्जी कंज्यूम वाइल रनिंग, रनिंग के दौरान जो होता है बायपेडलिज्म में एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि उसको अपना बेस ऑफ सपोर्ट भी मेंटेन करके चलना होता है। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट, और जिसकी वजह से और अपना जो पोजीशन है उसे मेंटेन करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, मसल वर्क ज्यादा होता है। ठीक है, मोर एनर्जी कंज्यूम वाइल रनिंग। ठीक है, अब लेकिन हम क्वाड्रुपेड की बात करें, ठीक है, मोर एनर्जी कंज्यूम वाइल मूवमेंट, मूवमेंट जब वो करते हैं तो ज्यादा एनर्जी यूज होती है, एंड लेस एनर्जी वाइल रनिंग। अब आप सोचेंगे जब वो रन कर रहे हैं तो उन्हें कम एनर्जी क्यों लग रही है? क्योंकि बेटा जी उनका जो बेस ऑफ सपोर्ट है वो ज्यादा है। इस टाइम पे हमारा बेस ऑफ सपोर्ट, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि बेस ऑफ सपोर्ट जो होता है उसको मेंटेन, बेस ऑफ सपोर्ट इधर कम होता है, इधर बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होता है, इसलिए लेस एनर्जी क्या होती है, इधर कंज्यूम होती है। उनका जो वो जो है पोजीशन वो इजीली मेंटेन कर पाते हैं वाइल रनिंग।
ठीक है। और इधर क्या है, उसको अपनी पोजीशन अब बेस ऑफ सपोर्ट जो है उनका वो कम होता है, जिसकी वजह से रनिंग पोस्चर को मेंटेन करने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस यूज होती है उनकी, ठीक है। और मसल वर्क भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब चलते आगे, ये हमने सिर्फ बायपेडलिज्म का एक कॉम्पोनेंट समझा है कि किस तरह से यूज होती है। जब बाइपेडलिज्म होता है तो हैंड्स फ्री हो जाते हैं और हैंड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से अपराइट पोस्चर बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है विद द टाइम। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी इन द हैंड्स एंड फिंगर्स। आप बात करेंगे, जब लगातार हाथों से काम लेना शुरू करते थे तो उससे क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हाथों में आ गई। हैंड का ज्यादा यूज होने की वजह से क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई, हैंड्स में आ गई, फिंगर्स में आ गई। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका, सॉरी, होल्ड ऑन, ग्रोथ इन द साइज ऑफ ब्रेन, ठीक है। अब देखिए, ब्रेन का साइज बढ़ा, जिसकी वजह से किस चीज में बढ़ोतरी हुई, इनहेंसमेंट किस में हुई, थिंकिंग में, मेमोराइजिंग में, प्लानिंग में, रियलाइजिंग में। तो ये सारे जो है कॉग्निटिव जो चीजें हैं वो बढ़ती गई, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ गया, मेमोराइजिंग बढ़ गई, जिसकी वजह से वो और अच्छे से सोचने लग गया, जो भी काम करता था उसमें स्किल का इम्प्रूवमेंट होने लग गया, क्योंकि ब्रेन का क्या, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, ब्रेन की थिंकिंग बढ़ रही है, मेमोराइजिंग बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट देखिए, विजुअल सर्विलियंस इम्प्रूव्ड। आप देख सकते हैं विजुअल सर्विलियंस मतलब कि वो दूर तक अब अच्छे से देख पा रहा है। फेवर्ड वर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, सर्च फूड, फाइंड एनिमल्स। अब अगर विजुअल सर्विलेंस अच्छा होगा तो क्या होगा, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से जा सकता है, फूड की अच्छे से खोज कर सकता है, एनिमल्स को भी आराम से ढूंढ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब दोबारा से हम फर्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं, इस पर अब देखिए, अब ध्यान से देखना। हैंड्स फ्रीड फॉर यूजिंग टूल्स एंड कैरिंग इन्फेंट ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा हैंड फ्री हो गया तो क्या उसको क्या चीज बढ़ी, अपराइट वॉकिंग, हमने देख लिया ये, ठीक है। अब अपराइट वॉकिंग है, वो दूर दूर तक चल सकता है, तो विजुअल सर्विलियंस भी बढ़ रहा है उसका, ठीक है, विद द टाइम, जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वाइल फॉर्जिंग एंड हंटिंग, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस अब कर सकता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, उसका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, तो ये इंटरकनेक्ट, ये बढ़ रहा है, तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड, ठीक है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं चीजें, ठीक है। अगर ये हाथ फ्री हुए हैं तो अपराइट पोस्चर बढ़ रहा है, अगर अपराइट पोस्चर बढ़ रहा है तो हैंड का जो है फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो रही है, हैंड की मूवमेंट फ्री, हैंड की मूवमेंट्स अच्छी हो रही है, ठीक है। समझ आ रहा है, एक दूसरे पे क्या है, ये इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तभी इसको क्या बोला गया, ये एरोज इसलिए ऐसे लगा रखे हैं। और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़ ही लिया है, वो फीचर्स और डेवलपमेंट जो एनाटॉमिकली एक अर्ली ह्यूमन बींग्स में आते हैं, ठीक है, और उसको वो एक मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बना देते हैं विद द टाइम। जो डेवलपमेंट्स आती है एक अर्ली ह्यूमन बींग्स में, अर्ली ह्यूमन बींग्स में, और वो इम्प्रूवमेंट जो आती है, ठीक है, उनको क्या बनाने के लिए, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। तो उन सब डेवलपमेंट्स को अगर हम क्लब अप करते तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ आया आप लोगों को। अब चलते आगे। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ फूड। वो कैसे खाना कैसे खाना कैसे लेते थे, मतलब किस तरह से, क्या सोर्सेज होते थे उनके, गैदरिंग सबसे पहला है, गैदरिंग, दूसरा है हंटिंग, तीसरा है स्केवेंजिंग, फोर्थ है फिशिंग, ठीक है। अब गैदरिंग की बात करें तो कलेक्टिंग प्लांट फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, practiced individually. Fossil plant remains are rare, but plant remains that were accidentally burned result in carbonization. अब देखो, वैसे तो गैदरिंग के जो अगर आप बोलेंगे ना, तो गैदरिंग के कोई एविडेंसेस एज पर नहीं मिले हैं कि हाँ वो गैदरिंग करते होंगे, लेकिन हाँ, और ये, लेकिन कैसे थोड़ा बहुत पता लगता है कि हाँ गैदरिंग होती होगी। वो ऐसा करते होंगे कि कुछ सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, जो भी रूट्स वगैरह, ये सब गैदर करते होंगे, और ये इंडिविजुअली प्रैक्टिस होती होगी, जो बंदा गैदरिंग कर रहा है वो इंडिविजुअली करता होगा। फॉसिल प्लांट रिमेन्स आर रेयर, उन्होंने बोला जो, देखो, जो भी प्लांट्स फॉसिल्ड हो गए वो बहुत ही कम मिले हैं, फॉसिफाइड प्लांट्स बहुत कम मिले हैं जो कि हमें ये एविडेंस दे सके कि गैदरिंग होती थी। बट हाँ, ये कह सकते हैं जो एक्सीडेंटली प्लांट्स बर्न हो गए होंगे वो कार्बोनाइज्ड हो गए। अब वो उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है विद द टाइम पीरियड
दैट कैन गिव द एविडेंसेस फॉर फूड गैदरिंग बाय अर्ली ह्यूमंस। समझ आया आप लोगों को? कुछ चीजें जल गई होंगी जो कोई कार्बोनाइज्ड हो गई, और उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है इज प्रिजर्व फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम टू फाइंड आउट एविडेंसेस फॉर फूड गैदरिंग बाय अर्ली ह्यूमंस। अंडरस्टूड? तो हमने गैदरिंग के इतना एज सच इतना एविडेंसेस नहीं है, बट स्टिल समवट थोड़ा बहुत जो भी है उससे हमने अंदाजा लगाया कि गैदरिंग भी होती होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? हंटिंग। नेक्स्ट क्या है? हंटिंग। प्रोबेबली स्टार्टेड अराउंड 5 लाख ईयर्स अगो। ये कहा जाता है कि ये शायद 5 लाख साल पहले स्टार्ट हो गई होगी। अर्लीस्ट जो एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं दो साइट्स पे मिले हैं, बॉक्स ग्रूव इन सर्दर्न इंग्लैंड एंड शोनिंजन इन जर्मनी। ठीक है, यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हंटिंग के। स्केवेंजिंग की बात करें तो foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators। तो बेसिकली क्या है, किस चीज को ढूंढना? स्केवेंजिंग क्या है? किस चीज को जो पहले से ही एनिमल्स मरे हुए हैं उनको ढूंढना खाने के लिए, और जो नेचुरली, ठीक है, नेचुरली मर गए हैं, और या फिर किसी प्रीडेटर ने उसको मार दिया, सॉरी, तो उनको खाना, उनका मीट को खाना। तो वो स्केवेंजिंग आ गया, इसके थ्रू वो करते थे। वो होता था उनका सोर्स ऑफ फूड। फिशिंग की बात करें, वाज इम्पोर्टेंट दैट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एट डिफरेंट साइट्स। ठीक है, कहीं जगह जगह से फिश बोन्स मिली है। फिशिंग वाज प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ हैंड, स्टोन एंड वुड बाय द अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, फिशिंग जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जाती थी? हैंड्स के थ्रू पकड़ लेते थे, या स्टोन यूज करते थे उसे पकड़ने के लिए, या कभी वुड भी यूज भी कर लेते थे। तो हमने हंटिंग के बारे में, स्केवेंजिंग, फिशिंग एंड वन मोर जो गैदरिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम आगे, नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट इज अर्ली ह्यूमन शेल्टर। ठीक है, शेल्टर की बात करते हैं। बेटा जी क्या होता था, पहले तो वो ट्री पे ही रहते थे। जो हमें प्रीमेट्स या होमोनोइड्स की बात करें या होमोनिड्स की बात करें, स्टार्टिंग में क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस उसका टाइप हो गया। ठीक है, किसका? होमोनिड्स का। ठीक है, तो पहले क्या करते थे? फर्स्ट जो इनका शेल्टर था वॉज ट्री ओनली। ठीक है, पेड़ों पे रहते थे। अब धीरे धीरे मैंने आपको ये भी बताया था कि आइस एज आई थी, पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ना कि आइस एज आने के बाद क्या हुआ था कि ऐसा कहा गया कि पूरा का पूरा स्नो कवर्ड हो गया था, और ये जो जो ट्रीज थे वो अपरूटेड हो गए थे। ठीक है, ट्रीज बचे नहीं थे, ग्रासलैंड्स रह गए थे। अब ट्री पर तो यही रहते थे, सब ट्री पे रहते थे। जब ट्री नहीं रहे तो फिर वो कैसे रहेंगे? ठीक है, फिर वो ग्रासलैंड पे आए, फिर धीरे धीरे अडेप्ट हुए, मतलब विद द एनवायरमेंट दे गॉट अडेप्ट देमसेल्फ। ठीक है, अब आते हैं बिटवीन, अब आगे की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले सब कहाँ रहते थे? मोस्टली जो पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, जो हमारे एंसेस्टर एप से हम बात करें तो, प्राइमेट्स की भी बात करें या होमोनॉइड्स की, वो सब ट्री पर। फिर आते हैं बिटवीन 4 लाख एंड 1,25,000 ईयर्स अगो की बात करें तो नेचुरल केव्स बिगिन टू बी यूज, नेचुरल केव्स यूज होनी शुरू हो गई थी। जो नेचुरल केव, नेचुरली जो पत्थर की बनी पड़ी है उसके अंदर जाकर वो रहने लग गए। ठीक है, इसके एविडेंसेस हमें कई जगह पाए हैं। यूरोप की बात करें तो साइट्स इन यूरोप, इन द लास्ट्रेट केव इन सर्दर्न फ्रांस। ठीक है, ऐसी ये शेल्टर देखा गया है 12 into 4 मीटर का, against the cave wall. Inside it, there was the evidence of stone tools and food sources. ये भी मिले गए, stone tools भी मिले, food के sources भी मिले। तो ये आपका example हो गया natural caves का। एक और साइट है टेरा अमाटा on the coast of southern France. Shelters with the roofs of wood and grasses were built for the short term. ठीक है, ये आपको समझ आ गया? तो जस्ट एग्जाम्पल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। हाउसेज मेड ऑफ स्टोन एंड बिग क्ले एंड बर्न बोन ऑल्सो विद स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट, ये फिर बाद में हाउसेज मिले। पहले आप देख सकते हैं ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, ट्री के बाद नेचुरल केव, नेचुरल केव्स के बाद हमें क्या मिल रहे हैं? हाउसेज। किसके बने हुए? स्टोन और बिग क्ले से बने हुए हाउसेज मिल रहे हैं, और ये सारी प्लेसेस है चिजोवांजा, वांजा, केन्या, स्वार्टक्रन, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये भी इंडिकेशंस भी मिले फायर का कंट्रोल यूज, गर्मी मतलब ठंड है तो गर्मी पैदा करने के लिए, लाइटनिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ये फायर का कंट्रोल यूज भी पता लगा। ठीक है, फाइंडिंग्स के थ्रू। तो हमने क्या देखा कि ट्री के बाद नेचुरल केव, नेचुरल केव्स के पास हाउसेस मेड अप ऑफ स्टोन एंड बिग क्ले। ठीक है, मैं इसकी आपको पिक्चर दिखा दूं टेरामेटा
जो वहां पर मिला है रूफ्स का बना हुआ, शेल्टर्स विद द रूफ्स ऑफ वुड एंड ग्रासेस जो मिला, आप देख सकते हैं ऐसा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हट एट द टेरा। ठीक है, ये रूफ्स हो गए। नाउ अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स की बात करते हैं। अब आप देख सकते हैं विद द टाइम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमने पॉजिटिव मैकेनिज्म भी, फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ा, देखा ना हमने, जब उनके हैंड्स फ्री हो गए तो हैंड फ्री हो गए तो फ्लेक्सिबिलिटी आई। ठीक है, हाथ से वो क्या बनाने लग गए, टूल्स बनाने लग गए विद द स्पैन ऑफ टाइम, क्या हो रहा है, ब्रेन भी क्या हो रहा है, साइज में बढ़ रहा है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ रही है। ठीक है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, तो सारी चीजें बढ़ रही है, कॉग्निटिव मींस ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो अब आप देख सकते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि स्किल्ड यूज ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स, स्किल्ड यूज हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या बना रखे हैं, टूल्स बना पा रहे हैं अर्ली ह्यूमंस। The ways in which human use and make tools often require greater memory and complex organization. Obviously, उसको याद भी तो होना चाहिए कि कैसे मैंने पहले किया था और उससे क्या हुआ, तो उनको greater memory plus complex organization skills होनी चाहिए कि किस तरीके से मुझे कटिंग कहाँ से करनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्किल जब तक नहीं होगी, उसकी मेमोरी शार्प नहीं होगी, तब तक वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। द एविडेंस ऑफ स्टोन टूल्स केम फ्रॉम द साइट्स इन, कहाँ से मिले स्टोन टूल्स के एविडेंस से, इथोपिया, केनिया। अर्लीस्ट जो टूल मेकर्स थे उनको हमने होमो हेबिलिस बोला है। वी डू नॉट नो वेदर टूल मेकिंग वाज डन बाय मेन और विमेन और बोथ, हमें ये नहीं पता है। वी सीरियसली हैव नॉट गॉट एनी लाइक एविडेंस कि वहां मेन ही टूल बनाते थे या विमेन बनाती थी या दोनों बनाते थे, बट अभी हमें पता है कि अर्ली मेन बनाते थे। ठीक है, विमेन इन पर्टिकुलर में है, वो बोलते हैं कि हाँ विमेन भी बनाती होगी, लेकिन जो कि यूज बनाने के बाद वो उनका यूज किस में करती होगी, फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अबाउट 35,000 years ago improvements in the techniques for killing animals are evident from the appearance of new kinds of tools such as spear throwers and bow and arrow. आप देख सकते हैं 35,000 साल पहले टेक्निक्स इंप्रूव हुई। ठीक है, और धीरे धीरे टेक्निक्स जब इम्प्रूव हुई तो अलग अलग नए नए तरह के टूल्स बनाने शुरू किए, जैसे कि स्पीयर थ्रोअर्स, बो एंड एरो। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स, उनको पकड़ लेना, फर बियरिंग एनिमल्स को पकड़ना, जिससे वो फर जो उनका निकाल के अपनी क्लोथिंग में यूज करते थे। एंड द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल्स, ठीक है, इनका क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत सिलना भी पड़ता होगा। ठीक है, फर को। द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंच ब्लेड टेक्निक टू मेक स्मॉल चिजल टूल्स, एक पंच ब्लेड टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की जिससे वो बहुत ही शार्पेंड तरह के टूल्स बनाते थे। ठीक है, चिजल लाइक टूल्स। फिर इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक इनग्रेविंग ऑन बोन, बोन के ऊपर वो कुछ गड़ा गड़ा के इनग्रेव करके लिख सकते थे। अब आइवरी, ठीक है, आइवरी के ऊपर और वुड के ऊपर। ठीक है, अब आप पंच प्लेट टेक्निक देख सकते हैं। अ कोर इज सिलेक्टेड, पहले एक वो लिया, उसको लाइन बनाया, स्टोन, देखो आप यहाँ से देख सकते हैं, टूल, द टॉप पोर्शन इज रिमूव बाय द यूज ऑफ हैमर स्टोन, हैमर स्टोन से उसको यहाँ से ऊपर का टॉप कवरिंग निकाल दिया। ये जो फ्लैट सरफेस, अब ये स्ट्राइकिंग सरफेस है, जिससे वो क्या बनाते थे, जिससे वो, सॉरी, ठीक है, यहाँ से चिजल लाइक टूल्स बनाते थे यहाँ से। ठीक है, इस पे रगड़ रगड़ के। अब उसके बाद ये आप देख सकते हैं चॉपर, क्लीवर, एरोहेड, बज, स्क्रेपर, ये स्पीयर थ्रोअर्स। ठीक है, और फिर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये टूल्स। ओके, चलिए फिर हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, अर्ली ह्यूमन शेल्टर, अर्ली ह्यूमन मेकिंग टूल्स। फिर हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म देखा। ठीक है, फिर हमने सारा उसको एक्सप्लेन देखा, फ्लेक्सिबिलिटी इन हैंड्स, ठीक है, इन ग्रोथ इन द साइज ऑफ ब्रेन, विजुअल सर्विलेंस इंप्रूव। फिर सोर्सेज ऑफ फूड, गैदरिंग, हंटिंग, स्केवेंजिंग, फिशिंग के बारे में पढ़ा। फिर हमने पैटर्न ऑफ रेजिडेंस देखे। ठीक है, फिर हमने अर्ली ह्यूमन बींग्स की टूल मेकिंग प्रोसेस देखा। ठीक है, हम ये प्लीज ये याद रखें, एविडेंस अर्लीस्ट टूल मेकर्स वर द होमो हेबिलिस। ठीक है, टूल मेकर भी कहते हैं उन्हें। प्लीज अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप लेसन 1 लेसन 2 प्लीज उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका लिंक बन जाएगा। ओके, सो आई थिंक 1 more वीडियो इज रिक्वायर्ड फॉर दिस लेसन।
So please keep following Study Smart Wala. Like, share, comment, subscribe. Happy learning. Take care. We'll meet soon. And I think only one lesson is required to cover this whole lesson one from the beginning of the time. Soon we'll have that. Take care. Till then, enjoy. Bye. Take care.